आज से कुछ साल पहले एक वर्ड आपने शायद बहुत कम सुना होगा, डेटा। बट आज के टाइम में डेटा बेस्ड बहुत सारी जॉब्स आ चुकी हैं। चाहे मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूं, डेटा साइंस अपने आप में एक फील्ड है, मैं डेटा एनालिस्ट की बात करता हूं। तो ये जो डेटा वर्ड है ना भाई, ये इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बेस रहने वाला है। तो मैं आयुष सिसोदिया आज आपको पढ़ाने वाला हूं ये हमारा चैप्टर कनेक्टिंग द डॉट्स। ये स्टैट्स का ही एक पार्ट है। तो स्टैट्स से जुड़ा हुआ है, क्लास 8th में भी आता है, क्लास 9th में भी आता है, क्लास 10th में भी आएगा, और जब तक आप पहुंचोगे आप सभी की एनसीईआरटी भी चेंज हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट 15 मिनट में ये चैप्टर हम करने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इसको हम खत्म कर दें। और लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, तो जरा लास्ट तक जरूर रुकना, ठीक है। तो डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा भाई, ऐसा चैप्टर जिसमें डायग्राम्स बनाने पड़ सकते हैं, तो पेंसिल वगैरह लेके बैठना। अब सबसे पहली चीज, मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो अपने आप में एक डेफिनेटिव क्लेम करती है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जमाया इज कंसिस्टेंट, एक्सपेक्ट अ सेंचुरी टुमारो। अब हमारे पास कोई क्रिकेटर है जो डेटा को देख के हमने एक चीज बोली है कि वो कंसिस्टेंट है, एक्सपेक्ट करो कि एक सेंचुरी वो मार सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी फैक्ट के ऊपर ये बेस्ड है, जिसको स्टडी करके यहाँ पे एक रिजल्ट निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं एक फैक्चुअल बेसिस है इसके पास। बट जब मैं यहाँ पे करता हूँ स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन, अ क्वेरी दैट कैन ओनली बी आंसर्ड थ्रू कलेक्टिंग डेटा। अब ये आंसर हम सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के बाद आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हाउ टॉल आर ग्रेड 7 स्टूडेंट्स। अब मैं जाऊंगा, उनकी हाइट नापूंगा, एक डेटा की लिस्ट बनाऊंगा, तब जाके मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। बट इसका मेरे पास डेटा है अवेलेबल, क्योंकि यहां पर मैंने पुराना डेटा बोरो किया है और फिर उसके ऊपर बेस्ड मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, ना कि मैंने यहां पे कोई सवाल पूछा है। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया। क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि इनमें से कौन सा स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है और कौन सा आपका स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है। चलिए यहां पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ टेनिस बॉल इन इंडिया। मुझे जाना पड़ेगा, प्राइस का यहां पे पता लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ये मेरा एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ ओल्ड आर द डॉग्स दैट लिव ऑन दिस स्ट्रीट। अब भाई अगेन मुझे डॉग का डेटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है। डू यू लाइक रीडिंग। अब ये बच्चे कोई स्टैट नहीं है, ये तो मेरी एक पर्सनल चॉइस है ना, जो मेरे पर्सनल अगर मेरे से कोई पूछेगा आपको पढ़ना पसंद है, तो आपसे पूछूंगा, आप सीधा मना करोगे नहीं पसंद। मुझे भी नहीं पसंद था, लेकिन अब अच्छा लगता पढ़ाना, ठीक है। तो यहां पे ये मेरा एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन नहीं रहने वाला है, इसका आंसर एक स्टेटमेंट फॉर्म में आने वाला है। अब क्या बोला गया नेक्स्ट, व्हाट वाज द रेनफॉल पैटर्न इन बामर लास्ट ईयर। अब भाई ये जो पैटर्न है, ये मैं पुराने डेटा के ऊपर जब डेटा निकालूंगा तभी मैं इसका आंसर दे पाऊंगा। तो ऑब्वियसली ये मेरा एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है। तो जो भी सवाल पूछा जाता है स्टैट्स के ऊपर बेस्ड, वो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, और जहां पे आंसर दिया जाता है वो स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है। फैक्ट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, स्टैट्स के ऊपर वो बेस्ड होना चाहिए। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये कुछ बार ग्राफ की तरह दिख रहा है, बट ये है नहीं बार ग्राफ। ये क्या है मेरे पास बच्चे, यहां पे ये है मेरे पास डॉट प्लॉट। अब ये डॉट प्लॉट क्या दिखाता है, पर्टिकुलर मेरे पास यहां पे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, कुछ एंट्रीज लिखी होंगी। अब उस पर्टिकुलर नंबर पे या फिर उस पर्टिकुलर एंट्री पे जो भी मेरे पास आउटपुट आया होगा, एक आउटपुट को मैंने यहां पे एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो बेस लाइन है ना बच्चे, ये बेस लाइन शो करती है रेंज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। जो भी मेरे पास वैल्यूज होंगी वो मैं इस बेस लाइन के ऊपर लिखूंगा, आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा बच्चे, ठीक है। फिर क्या है बच्चे, 1 डॉट 1 अकरेंस दिखाता है। मान लो यहां पे मैंने बच्चों की हाइट लिखनी शुरू कर दी, तो मान लेते हैं यहां पे मैंने 160 सेंटीमीटर लिखा था, तो 160 सेंटीमीटर पे 2 बच्चों की मुझे हाइट दिखाई दे रही है, यहां पे एक की दिखाई दे रही है। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं कि एक के ऊपर एक स्टैक अगर मैं लगा रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों का यहां पे स्टैक है बच्चे मेरे पास। यानी कि ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, यानी इस पर्टिकुलर डेटा की जो एंट्री होगी वो बार बार, यानी इस पर्टिकुलर हाइट पे सबसे ज्यादा बच्चे होंगे मेरे पास। तो यहां पे 8 बच्चे मुझे एक ही जगह पे दिखाई दे रहे हैं। डॉट प्लॉट आपको सिर्फ नंबर्स नहीं शो करता, जबकि ये विजुअलाइज कराता है कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी हो सकती है। तो ये बेसिकली एक कहीं ना कहीं पिक्टोग्राफ का पार्ट रहने वाला है। पिक्टोग्राफ क्या होता है बच्चे, जो पिक्चर की मदद से आपको वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना सिखाता है ना। आपने पिक्टोग्राफ में कुछ ऐसी भी चीजें देखी होंगी, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि एक कंपनी है,
उसकी एक महीने में कितनी सेल होती है कार की, है ना। आपने मान लो बोला कि एक कार का डायग्राम 100 कार्स को रिप्रेजेंट करता है और आपने 5 कार का डायग्राम बना दिया इस मंथ के आगे, तो मतलब एक कार अगर 100 रिप्रेजेंट करता है तो 5 कार का डायग्राम 500 कार की सेल्स को यहां पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। समझ में आया, क्लियर है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 फ्रेंड्स आर ट्रेनिंग फॉर 100 मीटर रेस, और ये इनका यहाँ पे टाइम गिवन है। नीचे मेरे को यहाँ पे ये दिया गया है जिसकी मदद से मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पे 17, ठीक है, 17 दिखाई दिया, क्लियर है यहाँ पे। ये है मेरे पास निखिल का, फिर है मेरे पास यहाँ पे सुनील का चार्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। अब टोटल टाइम इन सेकंड्स अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे आप इसको ऐड करके निकाल सकते हो, टोटल टाइम इन सेकंड मेरे पास है ना। अब उनका एवरेज अगर निकालना हो तो मैं एवरेज भी निकाल सकता हूँ कि मेरे पास जो टोटल टाइम है उसको टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मैं जो भी मेरा टोटल टाइम है उसको मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 17 है ना, 17 1 2 3, 17 मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 बार आ रहा है। वेयर एज अगर मैं इसके केस में देखता हूँ 18 मेरे पास 2 बार आ रहा है, 17 मेरे पास यहाँ पे अगेन 17 को चलिए दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 17 मेरे पास ये यहाँ पे 2 बार आ रहा है, फिर 16 मेरे पास यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो 16 की फ्रीक्वेंसी यानी 16 सेकंड उसने 2 दिन में अचीव किया होगा, तो 16 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 18 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है, 17 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 है अगर मैं सुनील की बात करता हूँ, जबकि यहाँ पे मेरे पास 20 की फ्रीक्वेंसी 1 है। बट इसके केस में 17 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 18 सिर्फ 2 बार आया है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो वो मुझे यहाँ पे 17 की दिखाई दे रही है। तो अगर मैं निखिल के लिए यहाँ पे बनाऊंगा, सिर्फ निखिल के लिए, तो मैं यहाँ पे मैं 3 बार इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा और कुछ इस तरीके से मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक बार जाना अपनी कॉपी में इस वाले डॉट प्लॉट को जरूर ड्रॉ करना, ठीक है। यहां पे हम इसकी मदद से डेटा को ट्रैक कर सकते हैं और जब मैं इस टोटल टाइम को अगर ऐड करूंगा तो वो मेरे पास 122 आ रहा है और अगर मैं डिवाइड करूंगा 17.42 अप्रॉक्स मेरा यहां पे एवरेज रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब देखो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है। इनफैक्ट सिर्फ मीन मीडियन नहीं, मैं आपको यहाँ पे मोड भी बता देता हूँ। कुछ ऐसे मेरे पास 3 वर्ड है जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है मेरे पास मीन, मीन का मतलब क्या होता है, फिर है मेरे पास मोड और फिर है मीडियन, ठीक है। एक ट्रिक भी बताता हूँ आसान सी। मोड वर्ड बना है एक तरीके से मोस्ट वर्ड से, यानी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आ रही हो वो कहलाएगा बच्चे यहां पे मेरे पास मोड, क्योंकि वो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है, क्लियर है। फिर मीडियन वर्ड बना है एक तरीके से मेरे पास मिड, यानी अगर मैं उनको ऑर्गेनाइज कर दूंगा एक सीक्वेंस में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मेरे पास यहाँ पे जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो मेरा कहलाएगा मीडियन। और नेक्स्ट है मेरे पास मीन। मीन याद रखने का तरीका ऐसा समझो कि भाई मीन आदमी ना बहुत काम करवाता है, तो ये भी तुमसे बहुत काम करवाएगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि अभी आप समझोगे। ध्यान से देखो, अर्थमेटिक मीन टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, जैसे कि मैंने वहां पे किया था, सारा टाइम को ऐड किया अपॉन मैंने कितनी बार टाइम कैलकुलेट किया, तो वहां से मैंने मीन निकाल लिया। बेस्ट फॉर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा विदाउट एक्सट्रीम हाई और लो वैल्यूज, यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर डेटा है तो आप आराम से एक एवरेज आउट निकाल सकते हो, एक मीन वैल्यू निकाल सकते हो। वेयर एज अगर मैं मीडियन की बात कर रहा हूं, द एब्सोल्यूट मिडिल वैल्यू, अगर जब मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा लोएस्ट से हाईएस्ट, जैसे कि मैंने बताया असेंडिंग से डिसेंडिंग आप अरेंज करो, और बीच की अगर आपको वैल्यू, जैसे मेरे पास मान लो 5 वैल्यूज हैं, तो ये मेरा बीच की वैल्यू हो जाएगी, तो तीसरी वैल्यू मेरी बीच की वैल्यू हो जाएगी स्क्वीड डेटा विद एक्सट्रीम आउटलाइनर्स। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलो यहां पे मेरे पास है एक एक्सट्रीम आउटलाइनर का मतलब क्या होता है आखिरकार, जैसे कि मेरे पास 10 से लेकर 20 के बीच में मैक्सिमम नंबर्स मेरे पास रिलाई कर रहे हैं और अचानक से एक एब्सोल्यूट डिफरेंट वैल्यू आ जाए मेरे पास यहां पे 118। अब जैसे ही एक अलग सी ही वैल्यू आ गई है मेरे पास, तो अब जब मैं क्या करूंगा, वो इसका एवरेज थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर देगा। समझ रहे हो? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मेरे पास मान लो 3 सब्जेक्ट हैं, 100 में से एक में 90 आए, एक में 95 और एक में सिर्फ 50 आए, तो आपकी परसेंटेज गिर जाएगी ना। इसकी वजह से ये परसेंटेज जो कम दिशा में ले जाएगा। या फिर इसका जस्ट उल्टा देखते हैं, मान लो किसी में 50, किसी में 60 आए और किसी में 99 आ गए, तो ये आपका एवरेज आउट बढ़ा देगा ना, क्योंकि यहाँ पे आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ये थोड़ा सा पुल करेगा एक हाई परसेंटेज की ओर।
लेकिन अगर सब में होंगे तो ओवरऑल एक सब्जेक्ट पे लोड नहीं पड़ेगा। तो यहीं पे आपको एक बैलेंसिंग आउट स्ट्रेटेजी अपनानी है अपनी पढ़ाई के लिए भी। यहां पे आप देख सकते हो। अब एक आउटलाइनर क्या होता है? एन आउटलाइनर इज अ डेटा पॉइंट दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन। अब अदर ऑब्जर्वेशन से वो अलग से ही कुछ दिख रहा है। अब इसका अफेक्ट क्या होगा? द मीन इज ड्रैग ड्रास्टिकली टुवर्ड्स द आउटलाइनर, यानी कि अब जो मीन निकलेगा, जो एवरेज आउट निकलेगा, वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएगा। जो कि एवरेज आउट यहां कहीं रहता, अब वो हो सकता है यहां कहीं आ जाए, इसको अपनी तरफ खींचेगा। और जितना बड़ा वो नंबर होगा, एवरेज आउट उतना उधर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इसीलिए मीडियन से, देखो मीडियन से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन एवरेज आउट यानी कि जो आपका मीन होगा, अर्थमेटिक मीन, वो थोड़ा सा उधर की तरफ खिसकता चला जाएगा। समझ में आया? जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, टॉपिक 3 चैलेंज हमारा, नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल पेट इन स्टूडेंट्स होम। अब भाई कितने स्टूडेंट्स हैं उनके घर पे, टोटल नंबर ऑफ पेट्स कितने हैं उसके हिसाब से। अब अगर मैं देखता हूँ 0 कितनों के घर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 लोगों के घर यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। फिर अगर मैं 1 देखता हूँ, 1 2 3 लोगों के घर मुझे 1 दिखाई दे रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। 4 अगर मैं देखता हूँ, ये देखो 2 3, मुझे 4 लोगों के घर ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ऐसे करके मैं टोटल यहाँ पे निकाल सकता हूँ। मेरे को मान लो मीन निकालना है, तो मैं इन सबको ऐड करूंगा। इन सबको ऐड करके बताओ मेरा क्या आंसर आ रहा है। मैं अभी आपको जल्दी बता देता हूँ क्योंकि टाइम होने वाले खत्म। ऐड करके आ रहा है 72। टोटल मैंने कितने बच्चों को ऑब्जर्वेशन लिया है, इन सबको ऐड करो, 20 बच्चों को ऑब्जर्वेशन लिया है। तो ऑन एन एवरेज हर बच्चे के घर मेरे पास 3.6 पेट्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को मीडियन निकालना है, तो बस मुझे क्या करना है, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और सबसे मिडिल वैल्यू मुझे यहाँ पे देखनी है। लेकिन मीडियन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा इवन वैल्यू आ रही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास 20। अब 20 के एग्जैक्ट बीच में आप कौन सा लोगे, 10th वैल्यू या फिर 11th वैल्यू। अब याद रखना, द मिडिल फॉल्स बिटवीन 10th एंड 11th वैल्यू। तो 10th और 11th वैल्यू का आप एवरेज आउट ले लोगे और आपका यहां पे मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे पास कॉम्प्लेक्स ग्राफ। सबसे पहले देखो बच्चे, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फ्रेमवर्क को, ताकि आप चेक कर सको कि आप किस चीज का ग्राफ बनाने वाले हो और आप कौन सी एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करने वाले हो। ग्राफ जो पेपर होता है उसमें एक यूनिट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगी, 1 सेंटीमीटर हो गया या फिर एक बॉक्स हो गया, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। फिर आप उस पूरे इंफॉर्मेशन को स्टडी करोगे और फिर आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस ग्राफ को देखते हैं और ग्राफ को स्टडी करके देखते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या चीज दिखाई दे रही है। मेरे पास यहाँ पे बच्चे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इंफॉर्मेशन कैसी कैसी गिवन है, मुझे यहाँ पे कुछ बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ फिश दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उनकी स्पीड इन एयर बर्ड्स की, फिर स्पीड ऑन लैंड और फिर स्पीड ऑन वाटर। यहाँ पे मुझे स्पीड लिखी हुई दिखाई दे रही है, हो सकता है आपको ना दिखाई दे रही हो, बट यहाँ पे स्पीड लिखी हुई है, ठीक है। इस डेटा को देखते हुए मैं क्या कह सकता हूं, जो ज्यादा तेज आगे तक जा रहा है उसकी वो ज्यादा स्पीड होगी, यहां पे वो कम स्पीड होगी। एक यूनिट मेरा कितना गैप दिखा रही है बच्चे, अगर मैं यहां पे देखता हूं 0 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 48 है, यानी एक गैप है मेरा 16 के बराबर। एक जो लाइन दिख रही है मुझे, एक यूनिट गैप मेरा 16 के बराबर मुझे दिखाई दे रहा है और ये बहुत तेजी से आगे तक चलता चला जा रहा है। क्लियर है? अब क्या बोला गया, आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ क्रिएचर वेयर वन स्पीड इज एग्जैक्टली ट्वाइस टू दैट ऑफ अदर। अब एक क्रिएचर की स्पीड दूसरी क्रिएचर के डबल है, मुझे सिर्फ वो चीज आइडेंटिफाई करनी है यहां पे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए अब यहां पे मुझे वो नंबर्स देखने पड़ेंगे जो मेरा यहां पे इसके डबल हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहां पे देखता हूं भाई, मान लो 64 है, ये 64 है तो इसका एग्जैक्टली डबल है। मान लो यहाँ पे 54 लिखा है, यहाँ पे 108 लिखा हुआ है, तो ये इसका यहाँ पे एक डबल हो चुका है। तो अगर मैं देखता हूँ चीता और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फ्लाइंग फिश, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट डबल दिखाई दे रहा है 54 और यहाँ पे 108। समझ में आ गया? तो ये एक एग्जाम्पल हो गया मेरे पास। नेक्स्ट अगर मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, ट्रू और फॉल्स, सेलफिश इज रफली 4 टाइम फास्टर देन अ हम्पबैक व्हेल। अब 26 का अगर मैं अप्रॉक्स 4 टाइम्स करूंगा तो क्लोज टू
क्लोज टू 109, तो हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि हाँ लगभग 4 टाइम वो इसका फास्ट है। 26 का ये 109 अप्रोक्स हो सकता है मेरा क्लोज टू इसके पास 4 टाइम्स, ठीक है। तो हम लगभग ट्रू कह सकते हैं, बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अब लास्ट में बच्चे आ चुका है मेरे पास एक कोड, ठीक है। इस कोड के मेरे पास यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, जरा रूल्स देखते हैं ध्यान से। मुझे यहाँ पे एक 3 डिजिट कोड यहाँ पे निकालना है, जो डेटा की मदद से निकालना है, ठीक है। 1 डिजिट इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड, ये 265 के बारे में बात करी गई है। फिर 1 डिजिट इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड, ये 271 के बारे में बोला गया। फिर 542 के बारे में 2 डिजिट्स आर करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। फिर 036 नथिंग इज करेक्ट, तो अब 036 में अगर कुछ भी करेक्ट नहीं है तो मैं 036 को एलिमिनेट ही कर देता हूं, सबसे पहली बात है ना। फिर अगर मैं 265 को देखता हूं, जिसमें से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, चलो हम देखते हैं कि दोनों में 1 डिजिट इज करेक्ट, 1 डिजिट इज करेक्ट, दोनों में 2 गिवन है, तो दोनों में 2 तो करेक्ट है। इतना मुझे यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। अब वो कहाँ प्लेस होगा वो मुझे देखना है, अगर वेल प्लेस्ड अगर वो नहीं है कि नहीं। अब 1 डिजिट इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड, यानी कि 2 जो है वो करेक्ट है बट वो प्लेस्ड नहीं है सही जगह, तो मैं यहाँ पे 2 वो इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा। अभी मुझे इतना नहीं पता है, समझ में आ गया। 10 अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखो 6 मेरा यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है। 6 मेरे पास यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 036, तो जहाँ जहाँ पे भी 036 है उसको हटा दो। 036 यहाँ पे 06, यहाँ पे भी 6। अब 1 डिजिट इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड। अब 2 अगर वेल प्लेस्ड नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है 5 मेरा यहाँ पे वेल प्लेस्ड है, क्योंकि 2 मेरा यहाँ पे करेक्ट है लेकिन वेल प्लेस्ड नहीं है, बट 1 डिजिट करेक्ट है, वेल प्लेस्ड है, तो 5 मेरा यहाँ पे है। तो एक तो चलो मुझे समझ में आ गया, क्लियर है। बिल्कुल बच्चे, थोड़ा सा आई नो कि मैं टाइम से ऊपर चला गया हूं, लेकिन अभी भी आगे बढ़ो, देखो, ठीक है। 5 मेरे यहाँ पे करेक्टली प्लेस हो चुका है। अब अगर मैं 542 देखता हूँ, 2 डिजिट्स आर करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। अब देखो 5 मेरे यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, 5 मेरे यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। अब 2 डिजिट्स आर करेक्ट, अब देखो 5 और 2 ये तो मेरा करेक्ट है, जो कि मुझे पता है 5 डिजिट करेक्ट है ना। 4 और 2 मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब 5 और 4 भी मेरा कहीं ना कहीं करेक्ट ही होगा बट रॉन्गली प्लेस्ड, यानी कि 4 तो मेरा कहीं ना कहीं फर्स्ट पोजीशन पे आना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे वो नहीं हो सकता। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे बट रॉन्गली प्लेस्ड, तो 4 मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। 4 मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेस करना पड़ेगा। अब अगर मेरा 5 प्लेस हो चुका है, 4 प्लेस हो चुका है। अब अगर मैं आगे देखता हूँ, 1 डिजिट इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड, यहाँ पे भी देखो मेरा 4 वेरीफाई हो रहा है। अब या तो मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, या तो मेरे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 डिजिट इज करेक्ट एंड रॉन्गली प्लेस्ड, या तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। वो चीज़ अब मुझे देखनी है कि क्या मेरे पास आएगा। मेरे पास क्या क्या बचा है, 2 बचा है, मेरे पास 7 बचा है, और मेरे पास अभी यहाँ पे 1 बचा हुआ है। 4 मेरा प्लेस हो चुका है, 5 मेरा यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब अगर पोजीशन 2 ओपन स्लॉट है, ठीक है बच्चे, यहाँ पे 1 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो 2 है, 2 डिजिट्स आर करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड, यहाँ पे ये मेरे पास करेक्ट है, यहाँ पे 5 और 4 मेरा करेक्ट है, 2 रॉन्गली प्लेस्ड होगा, 2 रॉन्गली प्लेस्ड होगा बच्चे, 2 मेरे यहाँ पे रॉन्गली प्लेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट्स आर करेक्ट, मेरा 5 और 4 करेक्ट है, मैंने यहाँ पे 2 गलत लिख दिया था, मतलब यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे मेरा 415 करेक्ट आंसर आ चुका है। और ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन था, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आया। मेन आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको गेस करना है कि वो मेरा स्टेटमेंट्स उस पर्टिकुलर स्लॉट को फुलफिल कर पा रही है कि नहीं। आई होप यहाँ तक आपको मजा आया होगा। मिलेंगे हम लोग एक और अमेजिंग से वीडियो में, और अगर नोट्स चाहिए इस टेलीग्राम